यह कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं, यह कहानी है उस ईमान की जो तलवार से ज्यादा ताकतवर होता है। जब दुश्मन ताकत में हो, जब रास्ते बंद हो जाएं और जब उम्मीद सिर्फ अल्लाह से हो, तब पैदा होता है गाजी। यह कहानी है कुर्बानी की, वफादारी की और उस जज्बे की जो इंसान को जिंदा भी रखता है और अमर भी बना देता है। इस कहानी को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि आखिरी लम्हा आपके दिल पर लिख दिया जाएगा। वेलकम टू RS विद ताल्हा, जहां हर दास्तान आपका इंतजार कर रही है। घाजी, किस्त नंबर 5। तहरीर अबू शुजा, अबू वकार। तरतीब व पेशकश RS विद ताल्हा। हमारा साथी दरवाजे के पास ही खड़ा था। उसने एक एक करके हमें हमारे टिकट थमा दिए और हम पांचों अजनबी बनकर एक ही डिब्बे में बैठ गए। तकरीबन पौन घंटे बाद गंगानगर आया। ये काफी बड़ा स्टेशन था। हम एक एक करके उतरे और चाय पूरियों का नाश्ता किया और फिर अलग अलग डिब्बों में बैठ गए। हमारी मंजिल बठिंडा जंक्शन थी, जहां से हमें दिल्ली के लिए गाड़ी पकड़नी थी। बठिंडा मगरिबी भारत का बहुत बड़ा जंक्शन था। ट्रेन बठिंडा स्टेशन पर पहुंची तो हम एक एक करके बाहर आ गए। अब हम बॉर्डर से खासा दूर आ चुके थे। शहर छोटा सा था, जो बॉर्डर क्रॉस करने की टेंशन थी वो भी दूर हो चुकी थी। हमने बाजार से शेविंग सामान और सिगरेट वगैरह खरीदे। वायरलेस सेट भी काफी परेशानी का सबब बन रहा था। एक ही जिम्मेदार के पास सामान और वायरलेस सेट एक ही बैग में था, जिसको बैग खोलते हुए काफी घबराहट का सामना करना पड़ रहा था। लिहाजा हमने एक बैग वायरलेस सेट के लिए खरीदा और उसमें सेट रखकर उसकी जिम्मेदारी आपस में बांट ली। वहां के एक होटल में हमने खाना खाया और फिर स्टेशन की तरफ पलट आए। वेटिंग रूम में हमने शेव बनाई, नहाए और अपना हुलिया दुरुस्त किया। मैंने साथियों से मशविरा किया कि पंजाब एक्सप्रेस के बजाय हम पैसेंजर ट्रेन में दिल्ली तक का सफर करें, ताकि रास्ते में आने वाले छोटे बड़े स्टेशनों और दूसरी जगहों के हालात से वाकिफ होते हुए चलें। फास्ट पैसेंजर दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए चलती थी। हमने अपर क्लास के टिकट लिए। बठिंडा स्टेशन पर हमने एक मिलिट्री ट्रेन देखी जो बॉर्डर की तरफ जा रही थी। हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई और हमने एक डिब्बे का इंतखाब करके सब इकट्ठे ही उसमें बैठ गए। फैसला ये हुआ कि वायरलेस सेट को ऊपर वाली बर्थ पर रखा जाए और जो वहां लेटा हो वो उस पर अपना सर रखकर खुद को सोता हुआ शो करे। ट्रेन मुकर्रर वक्त पर रवाना हुई। पैसेंजर ट्रेन में सिखों की अक्सरियत थी। एक अजीब बात देखी कि सिख मुसाफिर भी खामोश और मायूसी के साथ सफर कर रहे थे। सिखों की तो आदत है कि जहां भी दो सिख इकट्ठे हो जाएं, ये ऊंची आवाज से बातें और कहके लगाते रहते हैं। लगता है सिखों ने भी अपनी आजादी 1971 की जंग के साथ वाबस्ता कर ली थी, मगर नाकामी का मुंह देखना पड़ा। मैंने उनसे 2-3 बार बात करने की कोशिश की, मगर हमें हिंदू समझते हुए उन्होंने मुख्तसर सा जवाब दिया। हम बठिंडा से सीधे दिल्ली जाने के बजाय पहले जालंधर और फिर दिल्ली जाने को तरजीह दी। इस तरह हमारे सफर के दौरान 3 बड़ी छावनियां थीं, जालंधर, लुधियाना और अंबाला। इन छावनियों के स्टेशनों पर काफी चहल पहल थी। दिल्ली से अमृतसर जाने वाली ट्रेनों में भारतीय इंटेलिजेंस और FIU के लोग मुसाफिरों की चेकिंग करते थे। इसकी लाजिमी वजह मशरिकी पाकिस्तान में भारतीय कैंप POW से सैकड़ों पाकिस्तानी फौजियों का फरार होना था। 16 दिसंबर 1971 को हमारे सैकड़ों नहीं हजारों फौजी जवानों ने हथियार नहीं डाले थे। इसलिए कुछ तो बर्मा की तरफ निकल गए, कुछ भारतीय सरहदों के अंदर दाखिल हो गए और वो छुपते छुपाते पंजाब बॉर्डर की तरफ से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इन्हीं को पकड़ने के लिए इन ट्रेनों की सख्त चेकिंग की जा रही थी। बठिंडा से दिल्ली के दौरान सफर में हमने 3 और ट्रेनें देखीं। एक बठिंडा स्टेशन पर खड़ी थी, 2 और ट्रेनें थीं जिन पर फ्रांस के बने हुए 13 AMX और एक रूसी 76 PT टैंक, चंद तोपें, हॉविट्जर एंड टाइगर कैट्स मिसाइल की बैटरियां लदी हुई थीं। इन ट्रेनों को बाकी सब ट्रेनों पर फौकियत देकर थ्रू किया जाता था। मैंने इन तमाम मिलिट्री ट्रेनों की डिटेल जहन में बिठा ली और इरादा किया कि सबसे पहले इनकी ही रिपोर्ट पाकिस्तान एजेंसी को भेजूंगा। इन सब मिलिट्री ट्रेनों की मगरिबी बॉर्डर पर रवानगी भारत के पाकिस्तान के बारे में मौकिफ का साफ पता दे रही थी।
कि वो मगरिबी पाकिस्तान को भी हड़पना चाहता था। तकरीबन 9:30 बजे रात ट्रेन शाहदरा स्टेशन पर रुकी। भारत में भी लाहौर शाहदरा स्टेशन की तरह का एक शाहदरा रेलवे स्टेशन है। वहां पर हमने ट्रेन छोड़ दी और 2 टैक्सियां दिल्ली जाने के किराए पर ले लीं। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक सब्ज मंडी स्टेशन के करीब घंटा घर चौक में हमने एक मामूली होटल में कमरे किराए पर ले लिए। उन दिनों पहचान कार्ड राइज नहीं थे, इसलिए कमरे हासिल करने में हमें कोई दिक्कत पेश न आई। हमने अपना तारुफ एक मामूली कारोबारी के तौर पर कराया जो गिरदो नवाह से मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें खरीदने आते हैं। हमने रहाइश हासिल करने के बाद सामान कमरों में रखा और 2-2 की टोलियों में दिल्ली शहर घूमने का प्रोग्राम बनाया। हमने होटल के दाखिली दरवाजे के अलावा इमरजेंसी दरवाजे भी तलाश कर लिए। हमने कमरे पहली मंजिल पर लिए ताकि इमरजेंसी की सूरत में छलांग लगाने में कोई दिक्कत पेश न आए। दूसरे रोज मेरे चारों साथी घूमने फिरने के लिए निकल गए। मैंने उन्हें हिदायत की कि कम से कम 4 अदद पैंट और कमीज और दूसरी जरूरत का सामान भी खरीद लाएं, जो वो शाम तक ले आएं। दिक्कत मुझे पेश आई। मेरे लंबे कद की वजह से बाजारी कपड़े मुझे पूरे नहीं आ रहे थे। मैंने तकरीबन सारी कपड़ों की दुकानें छान मारी, मगर मुझे मेरे साइज के कपड़े न मिल सके। सिर्फ एक सफारी सूट एक दुकान से मिला, जो मैंने खरीद लिया। मजीद मैंने 4 अदद 3 पीस सूट और 1 अदद डिनर सूट का कपड़ा खरीद कर उसी दुकान में अर्जेंट सिलवाने का ऑर्डर दे दिया। शूज भी मेरे साइज के बड़ी मुश्किल से मिले। पाकिस्तान में तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मुझे आला होटलों में क़याम करना था और मुख्तलिफ क्लबों, खासकर सर्विसेज क्लब में भी जाना था। लिहाजा वहाँ के माहौल के मुताबिक मुझे हर चीज़ करनी थी। हमने 2 दिन दिल्ली में गुजारे। न्यू दिल्ली और ओल्ड दिल्ली अच्छी तरह घूम फिर कर देखी। मेरे साथियों को पुरानी दिल्ली में और मुझे नई दिल्ली में क़याम करना था। पाकिस्तान से आने वाले कॉन्टैक्ट्स, मीटिंग पॉइंट्स और इमरजेंसी में निकलने के रास्ते भी ज़हननशीन कर लिए गए थे। 2 रोज़ बाद मैंने अपने साथियों को मुख्तलिफ औकात में कार्लटन होटल में चेक इन होने को कहा और ख़ुद लोदी होटल का रुख किया। ये 4 स्टार होटल पाकिस्तान से मेरी रहाइश के लिए मुंतखब किया गया था। नई दिल्ली में इसी होटल के करीब अशोका होटल और अकबर होटल थे और भारतीय थल, बहरी और हवाई फौज के क्वार्टर्स भी इसी आदि इलाके में वाक़ थे। हम सब मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने 3 से भी गुजरे। पाकिस्तानी सफारत खाना इस्लामी तर्ज का एक बहुत अच्छा नमूना था, लेकिन उन दिनों बिल्कुल उजड़ा हुआ था। लोगों ने पत्थर मार मार कर शीशे वगैरह तोड़ दिए थे। सफारत खाना बंद था और एक सिपाही रस्मी सा वहां खड़ा अपनी ड्यूटी दे रहा था। अब हमें अपने कॉन्टैक्ट्स का इंतजार था, जिसने रवानगी से 10वें दिन बाद मुझे मिलना और डाक देनी थी। इसमें हमें मजीद हिदायतें मिलनी थीं और इस दौरान हमें अपना काम मुकम्मल करना था। मैंने अपने 2 साथियों को झांसी भेजा। झांसी से पहला स्टेशन बाबीना है। इन 2 स्टेशनों के दरमियान भारतीय टैंक डिवीजन और 10 आर्म्ड ब्रिगेड की बेस थी। उनके जिम्मे ये काम लगाया कि झांसी में कोई माखूल होटल देखें और मालूम करें कि कोर हेडक्वार्टर जाने के लिए टैक्सी या कोई और सवारी मिल सकती है या नहीं। झांसी का पुराना किला भी फौज के ज़ेर इस्तेमाल था। उसके मुताल्लिक भी अगर कोई मुफीद मालूमात मिल सकती हों तो मालूम करें। अपने दूसरे 2 साथियों को मैंने आगरा भेजा कि वहां मौजूद फौजी छावनी के बारे में जो मालूमात मिल सकती हैं हासिल करें। खुद अपने लिए मुझे नेवल, आर्मी और एयर हेडक्वार्टर में दाखिल होने के लिए ज़राए तलाश करने थे। ये हमारा एक तरह का होमवर्क था जिसे हमने कॉन्टैक्ट के आने से पहले पूरा करना था। इसके अलावा अपने हमदर्द दोस्तों के ठिकानों का भी पता करना था ताकि बवक्त ए ज़रूरत तलाश न करना पड़े। दिल्ली में 2 दिन के क़याम के बाद हमने अपना काम शुरू कर दिया था। अपने चारों साथियों को मैंने हिदायत दी कि 4 दिन के अंदर वापस आएं और चौथे रोज़ मुकर्रर वक़्त पर कनॉट सर्कस में एक होटल में तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक कर मिलें। मैंने अपनी अक्सर रातें अशोका और अकबर होटल में गुजारनी शुरू कर दी। वहाँ शाम होते ही मुल्की और गैर मुल्की लोग आने लगते थे। गर्मी की वजह से इन मुकम्मल एयर कंडीशन होटलों में गहमा गहमी बढ़ जाती थी और उन्हीं लोगों में मुझे अपने मतलब के लोग तलाश करने थे। इन ऊंची सोसाइटी वाले होटलों में जानबूझकर किसी से टकरा जाना, फिर सॉरी करके तारुफ कराना और फिर दावत वगैरह आम बात थी। खास कर जब वो मखमूर हों, 1 आध घंटे में ही अजनबी लोग काफ़ी फ्री हो जाते थे।
मैंने वहां खुद को लूस टी का व्यापारी बताया, जो कलकत्ता से चाय मंगवाता और अपनी कंपनी में चाय ब्लेंड करके व्यापारियों को बेचता था। ब्लेंडिंग का मतलब है कि मुख्तलिफ किस्म की चाय की ग्रेडिंग करके और मुख्तलिफ वजन में उन्हें मिलाकर चाय की एक खास किस्म तैयार करना। लिप्टन, ब्रुक बॉन्ड एंड इस्फहानी इसी तरह अपने ब्रांड तैयार करते हैं, और दार्जिलिंग की ऑरेंज पेको चाय का मयार पूरी दुनिया में नंबर 1 है। यहाँ पर मेरा काम था कि लिप्टन की ग्रीन लेबल चाय, जिसमें 50% तक ऑरेंज पेको होता है, उसे ब्रुक बॉन्ड की रेड लेबल चाय से मिलाकर अपना ब्रांड तैयार करूं और उसे फौजी छावनियों में आधी कीमत पर फरोख्त करूं। छावनियों में फौजी जवानों और एनसीओज के लिए लूज टी ही इस्तेमाल होती है। डिवीजन हेडक्वार्टर में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सप्लाइजिंग तक रसाई की सूरत में मुझे पूरे डिवीजन हेडक्वार्टर के लंगरों की सप्लाई का ऑर्डर मिल सकता था। इसी तरह ब्रिगेड हेडक्वार्टर में लोकल सप्लाई के तहत मुझे ऑर्डर मिल सकते थे, और इसी तरह मेरी रिसाई अफसरान एला तक हो सकती थी। अशोका और अकबर होटल में ऐसे ही मौके की तलाश में जाता था कि किसी आला फौजी अफसर तक पहुंच हो जाए, और फिर उनके दफ्तरों तक भी, और इस तरह मुझे अपना काम करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ सकती थी। इसी तरह उन आला अफसरों की बीगमत भी बहुत मददगार साबित हो सकती थी। अफसर एला बनने तक उनका दिल अपनी बीवी से भर जाता है, और वो बीगमत अपनी ढलती जवानी की आखिरी बहारें लौटाने के लिए बेतेब होती हैं। अक्सर ये जोड़े आते तो साथ होते हैं, मगर दोनों अपने अपने शिकार की तलाश में रहते हैं, और जब घर जाते हैं तो अलग अलग जाते हैं। मेरा भी ये काम किसी ऐसे ही हादसे की वजह से हो सकता था। इस दौरान मेरे चारों साथी भी वापस आ गए और बहुत मुफीद मालूमात भी लाए। आगरा छावनी तकरीबन खाली थी। सब फौजी मगरिबी पाकिस्तान की सरहद पर चले गए थे। जो बाकी छावनी में थे वो अकाद का सेंट्री ही थे। सिख और जाट बटालियन की 2-2 रेजिमेंट वहां मौजूद थीं। इधर झांसी और बाबिना के बीच आर्म्ड डिवीजन के इलाके में किसी भी सिविलियन का दाखिला मना था। जो जाते उन्हें हर तरह से चेक किया जाता था। झांसी के किले में एम्यूनिशन डिपो था, इसलिए उसकी निगरानी बहुत कड़ी थी। हम भी महज फिल्में देखने के लिए नहीं आए थे। मिशन के दौरान जो भी रुकावटें थीं उन्हें दूर करना था। अब हम कॉन्टैक्ट्स के इंतजार में थे। मुकर्रर दिन और वक़्त पर मैं मुकर्रर जगह पर पहुंच गया था। मुझे सख्ती से कहा गया था कि कॉन्टैक्ट्स से सिर्फ मैं ही मिलूं, और ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट तक मुकर्रर जगह पर उसका इंतजार करूं। अगर कॉन्टैक्ट्स ना आए तो तुरंत वहां से गायब हो जाऊं। मैं मुकर्रर जगह पर मुकर्रर वक्त से 10 मिनट पहले वहां पहुंचकर इंतजार करने लगा। खासा गंजान आबाद इलाका था, इसलिए मैं एक स्टॉल पर रसाले देखने में मशगूल हो गया। मुकर्रर वक्त से 5 मिनट पहले कॉन्टैक्ट्स मुझे दिखे। हमने एक दूसरे की पहचान की। सब खैरियत के लिए अपने कॉलर में एक खास रंग के रुमाल लगाए हुए थे। दूसरी चेकिंग के लिए नजरें मिलने के बाद अपने दाहिने बाजू को एक खास अंदाज में हिलाना था, जिसके बाद कॉन्टैक्ट्स ने भी एक मखसूस हरकत करनी थी। दोनों तरफ से पॉजिटिव जवाब का मतलब था सब ठीक का सिग्नल, और खतरे की सूरत में रुमाल को हाथ में पकड़ना और दूसरी तरह की हरकत करनी थी। मैं इन तरीकों की वजाहत इसलिए नहीं करूंगा कि हो सकता है अब भी कुछ तरीके इस्तेमाल होते हों। बहरहाल मैंने एक रसाला खरीदा और वापस चल पड़ा। कॉन्टैक्ट्स मुझसे कुछ कदम पीछे था। आगे एक फ्रूट वाली दुकान थी। मैंने अलग अलग फल देखने और उनके दाम पूछने शुरू कर दिए। मैं कपड़े का थैला साथ लेकर गया था। उन दिनों प्लास्टिक के थैले नहीं हुआ करते थे। पहले मैंने 2 किलो आम लिए। दुकानदार ने कागज के लिफाफे में मुझे आम डालकर दे दिए। मैंने वो थैले में डाल लिए। अब मैं बाएं हाथ में थैला पकड़े था। कॉन्टैक्ट्स मेरे बाईं तरफ खड़ा था। मैंने लीची दिखाने को कहा। जैसे ही दुकानदार लीची दिखाने के लिए मुड़ा, कॉन्टैक्ट्स ने एक पैकेट बहुत तेजी से मेरे थैले में डाल दिया। मैंने कुछ लीची ली, दाम अदा किए और वापसी चल पड़ा। कॉन्टैक्ट्स ने भी यकीनन कुछ न कुछ खरीदा होगा। करीब ही से मैंने एक टेम्पो में सवार हो गया। फिर थोड़ी दूर जाकर टेम्पो छोड़ दिया और बस में सवार हो गया। फिर बस छोड़ी और फिर टेम्पो में सवार हो गया, और अपनी रहाइश गाह पर पहुंचते पहुंचते तकरीबन 3 गुना ज्यादा सफर किया, इसलिए कि अगर मेरा पीछा हो रहा हो तो उसे धोखा दे सकूं। जारी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल RS विद तलहा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज।